हेलो स्टूडेंट। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ सेमेस्टर 6 का है और ये DSC 4 से है, फ्रांस की विदेश नीति। हर एक कंट्री का अपना विदेश नीति होता है और उस विदेश नीति के थ्रू ये डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री अपने दोस्तों के साथ या अपने दुश्मनों के साथ अपना विदेश नीति को संधिपूर्वक रखती है, मित्रतापूर्वक रखती है। तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में है और यह देश उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण के क्रमशः उत्तरी सागर व इंडोनेशिया चैनल, इंग्लिश चैनल के महासागर तथा भूसागर के घिरा हुआ है। इससे पूर्व में जर्मनी, पूर्वोत्तर में हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिण पूर्व में इटली और दक्षिण पश्चिम में स्पेन है। फ्रांस यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। पांचवें गणतंत्र से पूर्व फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता थी, लेकिन 1958 में जनरल डिंगल ने फ्रांस के नए संविधान लागू किए और स्वयं को राष्ट्रपति के रूप में प्रतिष्ठित किया। फ्रांस की विदेश नीति पर जनरल रीगल का लंबे समय का प्रभाव रहा है। तो हम अब देखते हैं कि जनरल रीगल से पूर्व विदेश नीति जो थी फ्रांस की, वो किस प्रकार थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस का भारी विनाश हुआ था और इसमें यूरोप में उसकी स्थिति खराब हो गई और उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। देश में व्यस्त राजनीतिक अस्थिरता ने इस स्थिति को और भी भयानक कर दिया। 1946 से 58 की अवधि में भी देश की 22 मंत्रिमंडल बने और उपस्थित हुए। युद्ध के भयंकर विनाश और अपनी अस्थिर राजनीति के कारण फ्रांस के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली विदेश नीति अपनाना जाना संभव नहीं था। तो फ्रांस और अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने सितंबर 1950 में जर्मनी के प्रश्न पर विचार कर जर्मन लोगों की एकात्मता की भावना का समर्थन किया और उसके प्रतिनिधि मानने का निश्चय किया कि एशियाई विवादों में फ्रांस ने अभी अधिक भाग नहीं लिया, लेकिन हिंदू चीन की समस्या में फ्रांस को निरंतर पीछे हटाना पड़ा तथा जुलाई 1954 के जिनेवा शिखर सम्मेलन में भी वियतनाम की विभाजन को मान्यता मिल गई। तो इस प्रकार से ये जनरल डीगल के पूर्व जो फ्रांस की विदेश नीति थी उस पे ये आधारित था। और जब जनरल कालिन ने विदेश नीति के रूप में जब उन्होंने अपना सरकार संभाला, तब विदेश नीति इस प्रकार थी कि 1958 के मध्य से फ्रांस अपनी राजनीतिक अस्थिरता के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठा सकता था, किंतु उसके बाद भी उसकी स्थिति में परिवर्तन आया। मई 1958 में पियर फेलेमिन सरकार का पतन हो गया जाने के बाद भी डिंगा के प्रतिनिधित्व में फ्रांस में पांचवें गणतंत्र का उदय हुआ। और अब हम देखते हैं कि फ्रांस में जो संघर्ष का अंत किस प्रकार हुआ। फ्रांस के नवीन संविधान के अनुसार 2 अक्टूबर 1958 को गिलेन राज्य को स्वतंत्र मान लिया गया और 23 नवंबर को यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बन गया। राष्ट्रपति डिंगा ने शासन की भागडोर भी अपने हाथों में ले ली और उन्होंने इजराइल की तरफ से केंद्रित किया और इससे पूर्व तो फ्रांस अल्जीरिया पर अपने समस्त अधिकारों के त्याग दिए। फ्रांस के साथ अल्जीरिया का एकीकरण लिया जाए और अल्जीरिया निवासियों को भी मेट्रोपॉलिटन फ्रांस के नागरिकों को प्राप्त सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न मंत्रियों के द्वारा, विभिन्न राष्ट्रपतियों के द्वारा उनके काल में क्या क्या विदेश नीति थी। लेकिन अब हम देखेंगे ओवरऑल कि फ्रांस की विदेश नीति क्या थी। 7 मई 1995 को फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संपन्न हुई। इस चुनाव में
गालिस्ट पार्टी के नेता जेम्स शिशाक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जेम्स शिशाक के सम्मुख विदेश नीति के बारे में अनेक समस्याएं उत्पत्ति हो गई। उनके सम्मुख एकीकृत यूरोप की अवधारणा, द्वितीय विश्व के देशों के साथ पारंपरिक संबंध में स्थिरता नहीं आने देना, परमाणु परीक्षण का विफल खुला रहना और अमेरिका के साथ संबंधों में निर्धारण करने जैसा प्रमुख प्रश्न उपस्थित हुए। फ्रांस की विदेशी नीति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। जैसे पहला है, आंख मूंद कर किसी भी कार्रवाई का समर्थन करना फ्रांस की मानसिकता में नहीं था। उदाहरण के लिए खाड़ी युद्ध के समय उसने अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया था, लेकिन जब अमेरिका ने युद्ध की समाप्ति के बाद इराक पर बमबारी की तो फ्रांस ने उसे विरोध किया। दूसरा था कि फ्रांस से पूर्व सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस और पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए मध्य एशिया के गणराज्यों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित कर रहा है। तीसरा है, फ्रांस यूरोप एकीकरण की प्रतिक्रिया का प्रबल समर्थक है। उसने यूरोपियन एकीकरण के प्रतीक एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसमें 20वीं शताब्दी के अंत तक एक ही बाजार, एक ही मुद्रा और एक ही केंद्र बैंक का प्रावधान था। एक यूरोपियन मुद्रा संस्था की स्थापना की गई जिसमें 1 जनवरी 1987 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। चौथा था, फ्रांस उत्तरी अटलांटिक संघ नाटो का सदस्य है। राष्ट्रपति जनरल डीगल के शासनकाल में भी फ्रांस ने नाटो को सदस्यता का परित्याग कर दिया था। पांचवा है कि फ्रांस के पश्चिमी यूरोप के अन्य देश जैसे ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, हॉलैंड इत्यादि के साथ घनिष्ठ संबंध थे। और छठा है, फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों में प्रमुखता से भाग लेता है। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ को दिए जाने वाले अंशदान का भी समय पर भुगतान किया है। और सातवां है, फ्रांस ने प्रत्यंत महासागरों देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पापुआ यूनानी के भारी विरोध के बावजूद इस क्षेत्र में भूभागिक विस्फोटों की सिलसिला जारी रखी है। और आठवां है, फ्रांस ने निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को भी अपना समर्थन दिया। नौवां है, फ्रांस हथियारों का एक बहुत बड़ा निर्धारक देश है और फ्रांस के आध्यात्मिक विभाग मरीज 2000 की विश्व के देश में मांग है। 10वां है कि फ्रांस विकसित राष्ट्रों के संगठन में G7 का भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है। और हम लास्ट में देखते हैं कि राष्ट्रपति वितरण के बाद फ्रांस ने तृतीय विश्व में विकासशील और अविकासशील राष्ट्रों के साथ अपने संबंध विकसित करना प्रारंभ किए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत फ्रांस संबंध भी निरंतर गहरे होते जा रहे थे और फ्रांस ने राष्ट्रपति शिशाक की यूनाक में 23 सितंबर 2003 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दोबारा से पूर्ण समर्थन किया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फ्रांस की विदेश नीति के ये विभिन्न पहलू हो और जिसे हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं।